हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज टर्म को देखने वाले हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी ये सारे कुछ कुछ ऐसे टर्म होने वाले हैं जो कि पिछले कई साल में पूछा तो गया है और आने वाली एग्जामिनेशंस में भी पूछा ही जाएगा। और सबसे रीसेंट अगर देखा जाए तो जून 2024 में ये अधिकतर 70% ऑफ द टर्म्स जो है वो पूछी गई है। तो अगर ये 10 टर्म अगर आप कर लेते हैं तो आपका टर्म के मामले में सिलेक्शन पक्का है। तो बिना कोई डिले के साथ हम लोग एंटर करते हैं और सबसे पहला जो हमारे टर्म है वो क्या है, वो है गाइनोक्रिटिसिज्म। और ये जो टर्म है गाइनोक्रिटिसिज्म, ये बहुत ही फेवरेट है नेट एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये हर बार पूछ लिया जाता है। या तो शिफ्ट वन में पूछा जाता है, नहीं तो शिफ्ट टू में ये पूछा ही पूछा जाता है। और ये टर्म को देने वाली कोई और नहीं जब बल्कि फेमस फेमिनिस्ट एलिन शोइल्ट है। इस टर्म के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं वुमेन लिटरेचर को, यानी अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन लिटरेचर। एक ऐसा फीमेल का फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग वुमेन के लिटरेचर को एनालाइज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात कर ली जाए तो एलेन शेल्टर ने बात किया है कि इसका एम जो है वो क्या करना है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जहाँ पे हम लोग वुमेन राइटिंग को पढ़ सके। यानी कि वो लिटरेचर जो अब तक में इग्नोर किया गया हो और वो लिटरेचर जो कि वुमेन के द्वारा लिखी गई है, चाहे उनकी कैरेक्टर्स हो जाए, चाहे उनकी हिस्ट्री हो जाए, या फिर उनका एक प्रॉपर थीम हो जाए, टोन हो जाए, फॉर्म हो जाए, स्ट्रक्चर हो जाए, कुछ भी चीजें हो जाए, वो सबको वापस से लेकर आना है और वो सारी चीजों को हमें स्टडी करना है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारी वन ऑफ द फेमस फेमिनिस्ट अगेन राइटर, जिनका नाम है मेरी वुllstonecraft। मेरी वुllstonecraft जब जीवित थी तब वो एक फेमस राइटर थी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके जो हस्बैंड थे विलियम गॉडविन, उन्होंने एक मेमोir लिखा जिससे मेरी वुllstonecraft का रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। उसके बाद से उन्हें कोई पढ़ना ही नहीं पसंद करता। एंड बिकॉज ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म, अगर गाइनोक्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्या करता है, ये वुमेन राइटिंग को वापस से लेकर आता है, वुमेन राइटर्स को वापस से लेकर आता है और उसे एक नया पर्सपेक्टिव, यानी उसे एक फीमेल पर्सपेक्टिव के नजरिए से उसकी हिस्ट्री को, स्टाइल को, थीम और स्ट्रक्चर को देखते हैं। और इसी की वजह से आज हम लोग मेरी वुllstonecraft को जानते हैं, क्योंकि इन्हें वापस से लाया गया, हिस्ट्री से निकाला गया, प्रेजेंट में लाया गया और वापस से पढ़ा गया। तो ये था हमारा गाइनोक्रिटिसिज्म। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हेजेमनी। हेजेमनी भी आपने सुना ही होगा अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह डील करते हैं। अगर नहीं भी सुना है तो भी हम लोग इस वाले क्लास में पूरी अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। हेजेमनी जो टर्म है वो एंटोनियो ग्राम्शी, जो कि एक जाने माने मार्क्सिस्ट थे, उनके द्वारा लिखा गया है, यानी उनके द्वारा ये टर्म को दिया गया है। हालांकि ये टर्म एंटोनियो ग्राम्शी के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये टर्म को पॉपुलराइज या फिर एक तरीके से यूज करने की बात की जाए तो लेनिन ने भी इस टर्म को यूज किया है। और जब भी बात की जाए एसोसिएशन से, तो एसोसिएशन में आप हमेशा एंटोनियो ग्राम्शी को ही याद करेंगे। इसका मतलब क्या है और क्या एंटोनियो ग्राम्शी बताना चाहते हैं? इसका मतलब है अथॉरिटी ओवर अदर, यानी किसी एक का अथॉरिटी दूसरे पे, यानी कोई एक जो है वो रूल करेगा, किसी और पे रूल करेगा। और इसे मार्क्सिज्म की भाषा में देखा जाए तो बुर्जुआज जो है वो रूल करेंगे प्रोलेटेरिएट पे। बुर्जुआज जिन्हें हम लोग माने जाते हैं रूलिंग क्लास, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो किन पे रूल करेंगे? वर्किंग क्लास, जिनके पास कम पैसा है और जिनके पास ना के बराबर है पावर। तो जिनके पास ऑफ कोर्स पावर पैसा रहेगा तो वो अथॉरिटी में रहेंगे, वो एक सुपीरियर पोजीशन पे रहेंगे और वही तो रूल करेंगे। यही होता है हेजेमनी। इसे एक सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो अगर मान के चले आप कहीं काम करते हैं और आपकी कोई एक बॉस है या आपके एक बॉस है, आप कोई काम गलत कर दिए या फिर आप कोई काम जो कि आपके टीम ने मिसअप किया, बट बीइंग अ टीम लीडर आप क्या करते हो, आप अपने बॉस से या आप अपने मैनेजर से डांट सुनते हो और आप चुपचाप मुंडी झुकाकर, यानी सिर झुकाकर आप डांट सुनते रहते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉस है वो आपसे ज्यादा पावर में है, उनके सैलरी जो है वो आपसे ज्यादा है, आपकी पावर कम है और आपकी सैलरी भी कम है, आपकी पोजीशन भी कम है। तो ऑफ कोर्स आपकी बॉस जो है वो आप पे रूल करेंगी या आपकी बॉस जो है आप पे रूल करेगा। सिंपल एक घरेलू मामले में भी अगर देखा जाए, अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो वहां पे
पितृसत्ता होती है, जहाँ पे सारी पावर किसे दी जाती है, पावर और फाइनेंशियल पिलर जो है वो मेन को रखा जाता है। अगर कुछ गुस्सा होता है, कुछ खाना ढंग से नहीं बनता है, तो मेन क्या करते हैं, अपनी वाइफ को या फिर जो घर में फीमेल होते हैं उन्हें डांटते हैं। या फिर एक सिंपल अलग तरीके से अगर मेट्रियार्कल हुआ तो मेट्रियार्कल में जस्ट ऑपोजिट होगा, जहाँ पे वुमेन जो कि मे बी फाइनेंशियल पिलर हो, या फिर वुमेन जो है वो हर तरीके से अथॉरिटी को हैंडल कर रखी है, तो यहाँ पे वो ज्यादा सुपीरियर होंगी, और जो मेन होंगे वो क्या होंगे, वो इंफीरियर में होंगे। आई होप कि आपको ये दो टर्म अब तक में क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इंटरपेलेशन, राइट। इंटरपेलेशन जो ये टर्म है वो लुई अल्थुजर, जो कि एक अनदर मार्क्सिस्ट है जाने माने, उनके द्वारा दिया गया है। तो जानते हैं ये टर्म आखिर है क्या। ये जो हमारे लुई अल्थुजर है, जो वो आंख मिटका रहे, यही है हमारे लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर का कहना है इन हिज वर्क कॉल्ड आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस, जो कि 1970 में आया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी आप और मैं एज एन इंडिविजुअल, इंसान तो है ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। The process by which ideology addresses the individual, transforming them into subjects. अब इसका मतलब क्या कि आप मैथमेटिक्स हो गए और मैं क्या हो गई, मैं इंग्लिश हो गई या आर्ट्स हो गई? बिल्कुल नहीं। इसे एक सिंपल हम लोग भाषा में समझते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान के चले ये आप है, अगर आप लड़का है तो भी मान के चले ये आप ही है, और ये है हमारे एक भाईजान, राइट। ये हमारे एक भाई साहब है जो कि अभी एक नया नया स्टार्टअप उन्होंने खोला है, और ये स्टार्टअप जो है वो एक कॉस्मेटिक्स की है या स्किन केयर ब्रांड की है। इन्होंने लोन लिया या फिर इनके पास जो है वो पैसे अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए इनके पास अगर पैसा अवेलेबल है, तो ये क्या करते हैं, काफी बड़े वे में ये एक इंडस्ट्री खोलते हैं। ये एक इंडस्ट्री खोलते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर होती है सारे स्किन केयर ब्रांड की। और क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, तो ये अलग अलग जगह एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कहीं टेलीविजन पे, कहीं पोस्टर लगी हुई है, तो कहीं सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, और लोग एडवर्टीजमेंट देख के इसे खरीदने भी चले गए हैं। और खरीदने आप भी गए, आपने भी एडवर्टीजमेंट देखा, और आपने एडवर्टीजमेंट देख के एक सनस्क्रीन आपने खरीद लिया, और आप क्या किए, आप वो सनस्क्रीन को यूज किए। तो आप क्या हो गए, अगर आप इस इंसान यानी इस भाई साहब के नजरिए से देखा जाए, तो आप एक क्या हो गए, आप एक सब्जेक्ट हो गए, राइट। यानी आप जो है इस भाई साहब के लिए कुछ और नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इंटरसेक्शनैलिटी। नाउ ये टर्म भी बहुत बारी पूछी गई है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल जिस तरीके से गाइनो क्रिटिसिज्म और हेजेमनी और इंटरपोलेशन पूछी गई है, इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत बारी पूछी गई है। और ये किम्बरली विलियम्स क्रेनशॉ के द्वारा दी गई है ये टर्म। तो आइए जानते हैं आखिर है क्या ये टर्म। ये टर्म हमारी किम्बरले ने दिया है, और अकॉर्डिंग टू किम्बरले, it explores the overlapping and intersecting social identities and related systems of operation, domination और discrimination। यानी कोई एक जिसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लड़की हूँ, जो कि मैं इंडिविजुअल हूँ, सोसाइटी के एक जेंडर वे में देखा जाए तो मैं एक लड़की हूँ, राइट। और मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, राइट, और मैं एक बुआ भी हूँ। तो यानी मेरी जो है वो बहुत सारी आइडेंटिटी होगी। उसी तरीके से सोसाइटी में भी आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी होती है। पहली तो आप एक वुमेन हो गई, या फिर मान के चले कि आप कास्ट में डिवाइडेड है, तो आपको उस कास्ट के बेसिस पे देखा गया, या फिर आपको एक क्लास के बेसिस पे देखा गया। और यही तो हमारी किम्बर्ली विलियम्स भी तो बोल रही हैं कि आपका जो सोशल आइडेंटिटीज यानी एक से ज्यादा आइडेंटिटी है, वो क्या करता है, वो ओवरलैप करता है एक दूसरे पे, यानी इंटरसेक्ट करता है, स्पेशली ऑपरेशन या डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन के मामले से। फॉर एग्जाम्पल, एक दलित एक विमेन होकर उन्हें सप्रेस किया गया है बहुत सालों से। और एक तो पहला सप्रेशन उन्होंने वो झेला, राइट, सप्रेशन इन द सेंस ऑपरेशन उन्होंने वो झेला, राइट। और उसके ऊपर से दूसरा ऑपरेशन अगर देखा जाए, तो बीइंग अ दलित वो ये सारी चीजों को झेल रही है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शनैलिटी, यानी जहाँ पे एक से ज्यादा आइडेंटिटी एक दूसरे पे ओवरलैप करती है,
स्पेशली रिलेटेड टू योर डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन या फिर ये सारी चीजों से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये भी समझ में आई होगी। अगर आई है समझ में तो हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो है हैबिटस। हैबिटस जो है हमारे एक जाने माने कल्चरल प्रतीक के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम है पेरीबर्डू। पेरीबर्डू ने ये हैबिटस का जो टर्म है वो दिया है, ये रहे हमारे पेरीबर्डू। और इन्होंने क्या बोला है कि इट इज एन ingrained habits, skills and disposition that individuals acquire through their life experiences, particularly through their social and cultural environment. But the opposite is that habit is shapes and is shaped by structures of society, influencing behaviors, perceptions, and practices. मतलब क्या हो गया भाई? अब इसका थोड़ा भारी भरकम लगा, तो आइए इसे इजी तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि आप एज एन इंसान, आप मान के चले दूसरे एरिया में आपकी जन्म हुई, आप मान के चले आप गुजरात में जन्म आपका हुआ, तो आपकी एक अलग एक्सपीरियंस रही, है ना? और मेरी जन्म बिहार में हुई तो मेरी एक अलग एक्सपीरियंस रही। मेरे मैं एक अलग सोसाइटी में, और उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में मैं पली बड़ी, और आप दूसरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आप पले बड़े, राइट? तो हमारे अंदर का जो इनग्रेन्ड हैबिट यानी आदत होती है, या हमारा जो स्किल होता है, हम लोग जो एक्वायर करते हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं? तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं, राइट? स्पेशली हम लोग कहाँ से लेते हैं लाइफ का एक्सपीरियंस? तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी सोसाइटी या कल्चर या ट्रेडिशन या फैमिली, वहां से हम ये सारे एक्सपीरियंस को क्या करते हैं? अक्वायर करते हैं। बट दी पॉजिटिव कि ये हैबिटस क्या करता है कि ये सारे हैबिटस हमें शेप करता है और सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। और यही सारी चीजें हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है और हमारे नजरिए को भी इन्फ्लुएंस करता है, राइट? बहुत इजी है। हैबिट्स जो है वो हैबिट से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारा हैबिट जो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, और हम लोग उससे पर्सपेक्टिव लेते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर की भी जो हैबिट या स्किल्स या एक्सपीरियंस होती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो भी हमारे पेरी के द्वारा ही दिया गया है, वो है कल्चरल कैपिटल। हाँ, कल्चरल कैपिटल बहुत इजी टर्म है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा गया और लोग बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं। तो आइए इसे बहुत इजी तरीके से जान लेते हैं कि है क्या ये कल्चरल कैपिटल, और क्यों ही इसे बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन। हमारे पेरी बरदू साहब वापस से आ गए। तो इनका कहना है कि इट इज अ नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स दैट प्रमोट सोशल मोबिलिटी बियॉन्ड इकोनॉमिक नीड्स। यानी कि ये कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती है। मतलब क्या हो गया? आइए इसे एक सिंपल भाषा में जानते हैं। इसे एक तो और आपको जानना है कि कुछ और नहीं बल्कि कल्चरल नेटवर्किंग। ये कल्चरल नेटवर्किंग है क्या भाई? मान के चले ये एक बच्चा है, ये बच्चे के पास बहुत सारी किताबें है, राइट? बहुत सारी किताबें इसके पास अवेलेबल है, क्योंकि इसके माता पिता मान के चले कि गवर्नमेंट जॉब में है या फिर अच्छी सैलरी है इनके माता पिता की। तो ये जो भी बुक्स ये इसे जरूरत है, वो इसे वो सारी बुक्स मिल जाती है। और क्योंकि इसके पास और इसके फैमिली में पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, मान के चले कि इनके माता पिता जो है वो आईएएस ऑफिसर है, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल तो एक कंडीशन है ही जहां पे ये मात नहीं खा रहे हैं, दूसरी है पावर भी। तो इसी की वजह से एक प्राइवेट स्कूल और एक अच्छे स्कूल में ये इनरोल्ड है। और क्योंकि इसके पास पैसे भी अवेलेबल है, तो इसके पास रिसोर्सेज की कमी भी नहीं ही हो रही है। और स्कूल जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए इसके पास डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल है। अगर स्कूल दूर भी रही, मार्केट दूर भी रही, तो भी ये बच्चा जो है वो चला जा रहा है। अब क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बचपन से ही इसे अच्छी कोचिंग्स में, अच्छी स्कूल में डाली जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, तो काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो गया ये बच्चा। तो अगर देखा जाए, तो अगर इसकी नेटवर्किंग जो है, यानी इस बच्चे की अवेबिलिटी, और किस तरीके से इसके माता पिता इसे पावर में ढाल रहे हैं, राइट, वो इसका कल्चरल कैपिटल बन जाता है। वही एक दूसरा बच्चा है जो कि गरीब है, जो कि मुश्किल से एक टाइम का खाना इसके माता पिता जो है वो जोड़ पा रहे हैं। और बात की जाए इसकी किताबें की, तो इसे मुश्किल से एक कॉपी मिली है और किताब भी नहीं मिली है। और पैसे की बात की जाए तो बस चंद पैसे ही इसके पास है और इसके माता पिता के पास है, जहां से
ये रिसोर्सेज अवेलेबल खुद को तो करवा नहीं पाता, बल्कि खाने का किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ हो जाता है। तो अगर बात की जाए क्या इसके पास पावर है, आंसर है नहीं, पावर नहीं है। क्या इसके पास मनी है? नहीं है। क्या इसके पास अगर पावर मनी नहीं है तो क्या ये अपनी पहुंच कहीं बड़े स्कूल में कर पाएगा? शायद आप बोलोगे नहीं, नहीं कर पाएगा। मे बी आगे जाके ये पढ़ना शुरू करे या फिर अलग अलग रिसोर्सेज अगर इसे अवेलेबल हो तो शायद हो जाए। बट फिलहाल के लिए क्या इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है? आंसर है नहीं। तो यही इसकी क्या हो गई? यही इसकी कल्चरल नेटवर्किंग हो गई, और यही इसकी कल्चरल कैपिटल हो गई, जहाँ पे रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये आगे की इसकी डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये हो गई हमारी कल्चरल कैपिटल, पेरी बर्दू के द्वारा दी गई है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टर्म कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म। जैसा नाम है वैसा काम, यानी मैजिक भी इसमें होगा और रियलिटी भी थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी। हालांकि मैजिकल रियलिज्म की जब भी नाम ली जाती है तो हम लोग सलमान रुश्दी और गैब्रियल ग्रीशिया मार्क्वेज को समझते हैं, लेकिन रिमेंबर ये टर्म किनके द्वारा दी गई है? फ्रांस ड्रू के द्वारा दी गई है 1925। इस टर्म से एसोसिएटेड आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ये टर्म है क्या। It blends realistic narrative with surreal elements of fantasy, creating an effect of magic within the real world. यानी ये क्या करता है, एक काफी रियलिस्टिक नैरेटिव को वो लेकर आता है और उसे किस तरीके से मिक्स कर देता है, थोड़ी बहुत फैंटेसी, थोड़ी बहुत मैजिक से ये क्या कर देता है, एक ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर देता है। राइट? यानी इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड कौन कौन से लोग हैं। पहले हमारे हो जाएंगे सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो कि अपनी फेमस वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए जाने जाते हैं, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मैजिकल रियलिज्म का। वहीं ऑन द अदर हैंड वी हैव इज गैब्रियल ग्रीशिया मार्क्वेज, जो कि अपनी फेमस वर्क कॉल्ड 100 Years of Solitude के लिए जाने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर मैजिकल रियलिज्म राइटर, और वो है जॉर्ज लुई बॉर्ज। राइट? इनकी जो वर्क है लैबिरिंथ्स, वो इक्वली फेमस है लाइक दैट ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन एंड 100 Years of Solitude। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग सलमान रश्दी का जो वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, दैट इज सलीम सिनाई, वो क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात में उनकी जन्म होती है, तो इसी की वजह से उनके अंदर एक पावर आ जाती है, एक मैजिकल पावर आती है कि वो दूसरे के थॉट को पढ़ सकते हैं। और वो भी बचपन से ही वो पढ़ सकते हैं, बाई पेट पेट से ही वो पढ़ना शुरू किए थे, और डिलीवरी के बाद वो सारे अपने माता पिता दोस्त सबके थॉट्स को वो पढ़ रहे हैं, अपने पड़ोसी के थॉट्स को वो पढ़ रहे हैं। राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो सलमान रुश्दी एक रियलिस्टिक नैरेटिव को ला रहे हैं, जहाँ पे आपको ये मैजिकल चीजें, दूसरे की थॉट पढ़ना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाना, टेलीपोर्ट कर जाना, ये सारी चीजें मैजिकल है और रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसे काफी रियलिस्टिक वे में लिखा गया है और काफी अच्छे तरीके से उसकी नरेशन को आगे ले जाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हाइपर रियलिटी। हाइपर मतलब ज्यादा, और रियलिटी तो आपको पता ही होगा, यानी रियलिटी से भी बढ़कर वाला रियलिटी। और ये टर्म हमारे जीन जॉन बॉद्रिलाद ने दिया है। जॉन बॉद्रिलाद की ये टर्म हाइपर रियलिटी बार बार पूछी जाती है, और ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों से एसोसिएटेड है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये टर्म है क्या। ये रहे हमारे बॉद्रिलाद साहब, और इनकी जो वर्क है सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और इसी वर्क में आपको ये हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। हाइपर रियलिटी की बात की जाए तो इट इज अ स्टेट इन विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड सिमुलेशन बिकम्स फ्लूइड। यानी जो रियलिटी और जो सिमुलेशन, आखिर सिमुलेशन है क्या, यानी रियलिटी को जो इमिटेट करता है उसे सिमुलेशन बोलते हैं। तो जब रियलिटी और इमिटेशन के बीच का जो गैप होता है वो गैप हट जाता है, और रियलिटी और सिमुलेशन यानी इमिटेशन जो है एक दूसरे से ब्लेंड हो जाता है, उसी को हम लोग हाइपर रियलिटी बोलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान के चले कोई एक जाने माने फेमस सेलिब्रिटीज जो हैं, वो शादी करते हैं, और ये शादी जो है वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट टेलीविजन में ये शादी जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए
लोग सीरियल्स में भी ये शादी की अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरीज वगैरह भी टीवी सीरियल्स में अब दिखाई गई है। तो टीवी सीरियल्स के भी जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो सेम कॉस्ट्यूम्स को अडाप्ट कर रहे हैं, और टीवी को देखने वाले एक आम इंसान भी अगर शादी करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी इस चीज को अपने मैरिज में इंक्लूड करते हैं, वो भी इस कॉस्ट्यूम को अपने शादी में पहनते हैं। राइट। तो यानी अगर देखा जाए तो जो सेलिब्रिटी जिन्होंने शादी की थी वो रियलिटी में उन्होंने इस चीज को किया। इसे इमिटेट किसने किया? तो इसे इमिटेट किया टेलीविजन में कुछ लोगों ने, कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ने उसकी कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी और कुछ ट्रेडिशनल वे को उन्होंने क्या किया, इमिटेट किया। उसे इमिटेट किसने किया? तो उसे इमिटेट आपने और मैंने, मान के चले मैंने शादी किया तो मैं अपने मैरिज में मान के चली कि मैं इमिटेट करूंगी कि भाई आलिया ने व्हाइट लहंगा पहना या फिर कियारा ने पिंक पहना तो मैं उसे इमिटेट करूंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इमिटेशन को इमिटेट कर रही हूँ। यानी मेरा जो रियलिटी है वो क्या है, वो डबल कॉपीड है, और इसी को तो हाइपर रियलिटी बोलते हैं। यानी जब रियलिटी और इमिटेशन के बीच का जो गैप है वो गैप हट जाता है, और हम लोग इमिटेशन को ही रियलिटी मानकर चलते हैं। राइट। तो ये हो गया हमारा हाइपर रियलिटी। नेक्स्ट जो है वो हमारा टर्म है कॉल्ड एरेक्चर फेमिनिन, जो कि फेमस फेमिनिस्ट हेलेन सिक्सो के द्वारा दी गई। हेलेन ने इस टर्म को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ये रही हमारी हेलेन, बहुत सुंदर सी। और उन्होंने अपनी वर्क कॉल्ड द लाफ ऑफ मेडुसा में एक टर्म को काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू हेलेन, in history or past, Western writings in language are deeply rooted in patriarchal structure that marginalize women's voices and experiences. So it challenges these structures and encourage women to write. यानी अगर पहले जमाने की बात कर ली जाए वेस्टर्न सोसाइटी में, तो उनकी जो लैंग्वेज है या फिर उनकी जो राइटिंग है वो काफी ज्यादा पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में डिफाइन की गई है। सिंपल अगर देखा जाए तो विमेन को या तो विलेन दिखाया गया है, नहीं तो विमेन कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा डिसेंट और एंजेलिक वे में दिखाया गया है। और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव कौन सा सोसाइटी करता था? या तो एक मेल राइटर करते, और नहीं तो मेल कैरेक्टर्स जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स पे काफी ज्यादा हावी हो जाते। यानी ऑल इन ऑल अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो काफी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे विमेन के एक्सपीरियंसेस को, उसकी वॉइस को, उसकी टोन को और उसकी इंडिविजुअलिटी को क्या किया जाता था, मार्जिनलाइज यानी साइड कर दिया जाता था। तो यही सारी हिस्ट्री, यही सारी पास्ट और यही पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करना और साथ ही साथ वुमेन के राइटिंग को प्रमोट करना ही हमारा क्या कहलाता है, एरेक्चर फेमिनिन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है सॉफ्ट कैपिटलिज्म। सॉफ्ट कैपिटलिज्म जो टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो नाइजल थ्रिफ्ट के द्वारा ये टर्म को दिया गया है। थ्रिफ्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारे चश्मा वाले भाई साहब है यही हमारे थ्रिफ्ट है। ये थ्रिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या है? तो ये थ्रिफ्ट के अकॉर्डिंग है, अनलाइक ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म which focuses primarily on the production and accumulation of goods and capital, soft capitalism emphasizes the significance of symbolic and cultural capital. सबसे पहले तो ये जान ले कि सॉफ्ट कैपिटलिज्म टर्म या कॉन्सेप्ट द राइज ऑफ सॉफ्ट कैपिटलिज्म वर्क, जो कि 1997 में आई थी थ्रिफ्ट के द्वारा, उसमें दी गई है। पहले की अगर ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म की बात कर ली जाए तो जो प्रोडक्शन और गुड्स होती थी उस पे बेसिकली फोकस रहती थी। राइट। कैपिटलिज्म जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चीजों को कंट्रोल नहीं करके प्राइवेट चीजें जो है या फिर एक इंडिविजुअल लोग जो है वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट यही अगर सॉफ्ट कैपिटलिज्म की बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट वे में फॉर्म हो रहा है। यानी काफी ज्यादा सिंबॉलिक एंड अकेडमिक लेवल पे बढ़ते जा रहा है। यानी इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये रहे आप, आपने मान के चलो नेट एग्जामिनेशन आपने निकाल लिया, जेआरएफ निकाल लिया और आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गए, मे बी पीएचडी में जेआरएफ किया आपने, या फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर अपॉइंट हुए, और आप जो भी सिलेबस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो क्लास में पढ़ने से पहले आप खुद भी पढ़ रहे हैं, और आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है। मान के चले कि आपको सैलरी मिल रही है 60 to 70,000 पर, राइट।
60 to 70,000 आपको एक सैलरी पर मंथ मिल रही है, और आपको ये सैलरी कौन दे रहा है? तो कोई एक जो कि अथॉरिटी पे बैठे हुए, राइट? कहीं ना कहीं कोई एक अथॉरिटी पे बैठे हैं, या फिर आप मान के चले कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी 60 to 70,000 जो है सैलरी है, और आपके बॉस ने आपको ये सैलरी दिया। बट अगर देखा जाए रियलिटी, तो अगर आपके बॉस ने 60 to 70,000 एज अ सैलरी आपको देते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे बॉस को बेनिफिट जो है वो 20 to 30 लाख हो रही है। इसी की वजह से अगर 20 to 30 लाख नहीं तो एटलीस्ट 5 to 10 लाख मंथली आपसे बेनिफिट हो रही है, तब जाके आपको 50 to 60,000 सैलरी मिल रहा है। यानी अगर आपकी रियल सैलरी की बात की जाए, तो रियल सैलरी और डिजर्विंग सैलरी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपको जो मिल रहा है। यही एकेडमिक लेवल पे भी तो किया जाता है कि या फिर आपकी कंपनी लेवल पे यही तो किया जाता है इसी चीज को। यानी अगर आप बात की जाए तो आपका डिजर्विंग सैलरी या डिजर्विंग हुनर जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन आपको काफी कम मिलता है। यही तो कैपिटलिज्म हुआ कि आपको कोई एक इंडिविजुअल आपके स्किल को, राइट, आपके मनी को कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, और आप उसी में तो खुश है कि अरे मुझे तो 60 मिला, मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ। बट एक्चुअली एक कंपनी को आपसे 5 to 10 लाख इंडिविजुअली बेनिफिट हो रही है पर मंथ, और इसी की वजह से आपको 5 to 60 के पर मंथ मिल रही है। ये रही सॉफ्ट कैपिटलिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो was presented by कुमारी कृतिराज, दैट इज मी। और अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द लिटरेचर, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लिटरेचर को एंजॉय करें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।